Hello everyone, welcome back to the day 3 of 15 days challenge of 15 amazing sessions of crop disease। तो आज हम हैं डे 3 पे जिस पे हम बात करेंगे डिजीजेस ऑफ पर्ल मिलेट एंड मेज की। हमने ऑलरेडी 4 क्रॉप्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं जिसके अंदर हमने राइस, व्हीट, सोरगम और बार्ली इनकी डिजीजेस को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस जाके नहीं देखी हैं आप जरूर जाके देखें क्योंकि ये बहुत मेजर क्रॉप्स हैं, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं पर्ल मिलेट की डिजीज से। ओके, अब पर्ल मिलेट को हम बाजरा भी कहते हैं, पर्ल मिलेट को कुंबू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसे? कुंबू। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमें कौन कौन सी डिजीजेस देखनी है, यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है डाउनी मिल्ड्यू के बारे में, सेकंड हमें बात करनी है अर्गट के बारे में, एंड थर्ड हम बात करेंगे ग्रेन स्मट ऑफ बाजरा के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डाउनी मिल्ड्यू से। अब डाउनी मिल्ड्यू की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। सो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट इज कॉज्ड ड्यू टू द स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। किसकी वजह से होती है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसे ग्रीन ईयर डिजीज जो है वो कहा जाता है। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था ईजे बटलर, जिसका नाम हम हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जिनका नाम 1907 के अंदर ईजे बटलर ने डिस्कवर किया था डाउनी मिल्ड्यू को बाजरा में। ठीक है, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला ग्रीन ईयर डिजीज बोलते हैं। ईजे बटलर ने 1907 में इसे डिस्कवर किया है। अब इसके अंदर अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो मेजरली दो स्टेजेस होती है, एक होती है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज, एक होती है इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस स्टेज। डाउनी मिल्ड्यू के अंदर क्या होता है हमें पता है कि डाउनी मिल्ड्यू में अपर सरफेस पे अगर आप लीफ पे देखोगे तो आपको वहां पे क्लोरोटिक सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, और जब हम लोअर लीफ सरफेस के ऊपर दिखते हैं तब हमें वहां पर व्हाइटिश माइसीलियल ग्रोथ दिखती है, जो बेसिकली अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो बहुत प्रोमिनेंट विजिबल होती है हमें। तो इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोसिस इन द स्ट्रीक्स, स्ट्रीक फॉर्म के अंदर अपर सरफेस ऑफ लीफ पे हमें क्या दिखेगी? क्लोरोसिस दिखेगी। डाउनी में हमें क्या दिखती है? माइसीलियल ग्रोथ। डाउनी माइसीलियल ग्रोथ हमें लोअर सरफेस के ऊपर दिखती है। एट द एंड जाके क्या हो जाता है? यहाँ पे लीफ की श्रेडिंग हो जाती है, वो टूट कर गिर जाती है। अच्छा, अब ये हो गई पहली स्टेज। दूसरी स्टेज होती है इन्फ्लोरेसेंस, कि हम इसे ग्रीन ईयर डिजीज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर जो इसके ईयर है यानी कि जो फ्लावरिंग पार्ट है वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है? वेजिटेटिव पार्ट के अंदर, ग्रीन पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रीन ईयर डिजीज, बिकॉज ईयर्स आर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, अब अगर हम पैथोजन की बात करते हैं तो पैथोजन इसके अंदर होता है हमारा स्क्लेरोस्पोरा यानी कि डाउनी मिल्ड्यू फंजाई। अब डाउनी मिल्ड्यू हमें पता है ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। डाउनी मिल्ड्यू ऊमाइसीड से बिलोंग करता है। अब ऊमाइसीड्स का जो माइसीलियम होता है कैसा होता है? इंटरसेलुलर सिनोसिटिक माइसीलियम। सिनोसिटिक यानी कि मल्टी सेलुलर माइसीलियम होगा, इंटरसेलुलर होता है। ठीक है, और इनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं? ऊ स्पोर्स। और यही जो होते हैं ये इनके सर्वाइवल के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमें मिलते हैं ए सेक्शुअल स्पोर्स, वो होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स या जू स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो जू स्पोर्स हैं ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं और रेनिफॉर्म यानी कि किडनी शेप के होते हैं। कैसे होगा ये? किडनी शेप। ठीक है, ये सॉइल बॉर्न भी होता है, सीड बॉर्न भी होता है। ड्राई सॉइल इसके लिए ज्यादा फेवरेबल होती है फॉर डिजीज मैनेजमेंट की। अगर हम बात करते हैं तो हमें अर्ली सोइंग करनी चाहिए। एग्रोसिन का हम यूज कर सकते हैं 3 ग्राम। इसके अलावा हमें टॉलरेंट वेराइटीज का इसमें यूज करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या याद रखने वाली है कि डाउनी मिल्ड्यू को हम किस और नाम से जानते हैं? ग्रीन ईयर डिजीज से। ये किसकी वजह से होती है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। किसने डिस्कवर की थी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा? बाय ईजे बटलर इन 1907। दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं, एक डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम, एक इन्फ्लोरेसेंस पे जो हमें दिखता है। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है? अपर लीफ सरफेस पर क्लोरोटिक स्ट्रीक्स बनती हैं, लोअर पे हमें माइसीलियल ग्रोथ दिखती है। इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि ईयर जो है वो किसमें, फ्लावरिंग पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इसकी वेजिटेटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और अच्छा, अब जो डाउनी मिल्ड्यू में था कि लीफ श्रेड हो जाती है। इन्फ्लोरेसेंस का हो गया। फिर पैथोजन जो है ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इंटरसेलुलर होता है, सिनोसिटिक यानी कि मल्टी सेलुलर रहता है। एसेक्सुअल स्पोर इसमें जू स्पोर्स होते हैं। जू स्पोर्स की क्या खासियत है कि डाउनी मिल्ड्यू वाले में एक तो ये जू स्पोर बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, दो तरीके के फ्लैजिला मिलते हैं। दूसरा ये किडनी शेप्ड होते हैं। अब ये बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, इस तरीके से ये स्पोर्स है। तो मोस्टली जो एंटीरियर फ्लैजिला होता है, ये एंटीरियर फ्लैजिला होता है टिंसल, टिंसल फ्लैजिला। ठीक है, और पोस्टीरियर जो होता है ये होता है विप्लैश फ्लैजिला। ठीक है, टिंसल के ऊपर ये जो थ्रेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है इन्हें कहा जाता है मेस्टिगोनीम्स।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा जूस्पोर। बाइफ्लैजिलेटेड होता है, रेनिफॉर्म यानी कि किडनी शेप्ड होता है। ड्राई सॉइल इसके लिए ज्यादा फेवरेबल, ज्यादा कंड्यूसिव होती है। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट के लिए डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा के अंदर में अर्ली सोइंग करनी चाहिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट डिजीज दैट इज द अर्गट ऑफ बाजरा। अब ये अर्गट किसकी वजह से होती है, ये पहले भी हमने पढ़ी हुई है। अर्गट किसकी वजह से होती है, क्लेविसेप्स की वजह से होती है। क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस की वजह से होती है अर्गट डिजीज। अब इस अर्गट डिजीज के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन हैं जो इसके कॉमन नेम से पूछे जाते हैं। पहली चीज पूछी जाती है कि शुगरी डिजीज किसे बोला जाता है, तो शुगरी डिजीज भी हम किसे बोलते हैं, क्लेविसेप्स को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स के अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इनिशियली क्या बनता है आपके इसके ईयर्स के ऊपर, हनी ड्यू लाइक सब्सटेंसेस जो है वो, शुगरी सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्लोली धीरे धीरे ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, हनी ड्यू जैसी ड्रॉपलेट्स है, ये धीरे धीरे डार्किश कलर की हो जाती है। और यहाँ इन ड्रॉपलेट्स में बेसिकली होता क्या है, कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं। जब मेच्योरिटी की स्टेज आती है, जब उसे सेक्सुअल स्पोर्स हम कह सकते हैं या सर्वाइवल स्ट्रक्चर्स बनानी होती है, तब ये ग्रेन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ड्रॉपलेट्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्क्लेरोशिया में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि स्क्लेरोशिया इसका मोड ऑफ सर्वाइवल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो ये होगी शुगरी डिजीज। शुगरी डिजीज क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर हमें हनी ड्यू लाइक सिम्टम्स दिखते हैं। स्लोली ये हनी ड्यू लाइक सिम्टम्स लेटर स्टेजेस में यहाँ पर स्क्लेरोशिया बन जाता है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इसका, वो बनता है कि सेंट एंथनी फायर बिलोंग्स टू। अगर डायरेक्टली सिर्फ इतना पूछा कि सेंट एंथनी फायर बिलोंग्स टू, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, अर्गटिज्म या अर्गट से रिलेटेड होता है। सेंट एंथनी फायर के पीछे की स्टोरी ये है कि मिडिल एजेस के अंदर जब राई बहुत ज्यादा यूज की जाती थी एज अ फूड, तो वहां पर क्या था कि राई के अंदर ये अर्गट की डिजीज बहुत ज्यादा थी। अब उस टाइम ये था कि इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि अर्गट कोई फंजाई की वजह से या हमें कोई फंजीसाइड्स यूज करने चाहिए। तो उस कंडीशंस में क्या होती थी कि हमें पता है कि उस टाइम पे लोग प्रे करते थे। ठीक है, वो भगवान से प्रे करते थे कि हमें इस दुख दुख दर्द से हमें बाहर निकाले। तो इस अर्गटिज्म की वजह से होता क्या था कि इसके अंदर जो क्लेविसेप्स है, ये कुछ एल्कलॉइड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड क्लेविन हो गया, डी लिसर्जिक एसिड हो गया। अब ये जो एल्कलॉइड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरोशिया के अंदर। ये एल्कलॉइड करते क्या है, इनका बेसिकली इफेक्ट पड़ता है ब्लड वेसल्स पे। तो जब ह्यूमन इन ड्राई को कंजप्शन करते थे इन ग्रेन्स का, तो ये उनकी ब्लड वेसल्स पर अटैक करती थी, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे कि कई डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं, डिजीज सिम्टम्स है वो दिखते हैं। जैसे कि हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि वो चीजें जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन हमें लग रही है ना, जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन हमें फील हो रही है कि नहीं नहीं ये तो पक्का होगा। अभी जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि अभी हमारा एग्जाम तो बहुत बेकार होगा, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमें कुछ नहीं आता। अभी एग्जाम हुआ नहीं है, होने को बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है, तो वो हेलुसिनेट कर रहे हैं कि ऐसा है नहीं बट हमें लग रहा है ऐसा। तो इसमें भी क्या होता है कि हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होती है कि जो चीजें आसपास नहीं है बट उन्हें वो रियलिस्टिक लगती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो सबसे सीवियर कंडीशन में होता है वो होता है गैंग्रीन। गैंग्रीन के अंदर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई कई टिश्यूज तक पहुंच नहीं पाती है। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ इस एरिया के अगर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाए, तो इस हैंड के अंदर अगर ब्लड ना पहुंच पाए, तो ये आपका एरिया कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली नेक्रोटिक हो जाएगा, टिश्यू डेड हो जाते हैं यहाँ के। तो ये जो कंडीशंस थी ये उस टाइम देखने को मिली थी। तो इसीलिए उस टाइम के वहाँ के जो लोग थे उन्होंने, जो एंथनी नाम के सेंट हैं, उन्हें प्रे किया था कि वो इस चीज से उन्हें बाहर निकाले। तो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड सेंट एंथनी फायर। तो सेंट एंथनी फायर किससे रिलेटेड है, अर्गटिज्म से रिलेटेड है। उसमें एल्कलॉइड्स का प्रोडक्शन होता है। ये एल्कलॉइड्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से गैंग्रीन तक के सिम्टम्स जो हैं वो दिखने को मिलते हैं। ओके, अब इसके अंदर हमने सिम्टम्स इसके देख लिए। उसके बाद अब इसका प्राइमरी सर्वाइवल किसकी वजह से होगा, स्क्लेरोशिया की वजह से। और सेकेंडरी जो स्प्रेड होता है इसका, वो किसकी वजह से होता है, कोनिडिया की वजह से होता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें एज अ असर्शन रीजन या स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखती है कि जो फर्टिलाइजेशन का इसमें जो रोल होता है, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज जो है वो एक बहुत क्रिटिकल स्टेज है जो इस डिजीज की सीवियरिटी को डिसाइड करती है। अगर जो ये डिजीज का अटैक है ये अगर फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, तो आप इसको नहीं बिल्कुल मैनेज कर सकते, सीवियरिटी बहुत ही ज्यादा पीक पे रहती है इसके अंदर। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये डिजीज अटैक होता है, तब वहां पर सीवियरिटी कम होती है। तो इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं कि कुछ इंटरक्रॉपिंग करें, या हम जो डेट्स हैं सोइंग की, मैनेजमेंट की, वो हम इस अकॉर्डिंग करें कि जो पैथोजन है उसका हम अटैक प्रिवेंट कर सकें।
तो बेसिकली इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लावरिंग की स्टेज है वो अर्गट के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। फर्टिलाइजेशन से पहले अगर होगा तो इस टाइम पे सिवियरिटी बहुत ज्यादा होगी, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद होगा तो वहां पे डिजीज सिवियरिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए ये देखिए, लेट सोइंग, और अगर लेट सोइंग की जाती है तो सिवियरिटी बहुत ज्यादा रहती है, लेट सोइंग हो, और अगर फ्लावरिंग के टाइम पे 12 रेनी डेज हो जाए, उन फ्लावरिंग पीरियड के अंदर 12 रेनी डेज हो जाए, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिवियरिटी होती है। तो इसलिए मैनेजमेंट के अंदर क्या करना चाहिए, डीप्लॉइंग करनी है। ग्रेन्स को जो है, सीड्स को है, उन्हें 10% या 20% सलाइन सोल्यूशन के अंदर सोक करना होता है। मूंग बीन के साथ इंटरक्रॉपिंग करनी होती है। जो भी आप, अगर आपको हनी ड्यू लाइक सिम्टम्स जिन भी प्लांट्स के ऊपर दिखते हैं, उन्हें वहां से आपको अनप्लग कर देना चाहिए और उन्हें कंप्लीटली उनको बरी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्क्लेरोशिया बनाएगा तो स्क्लेरोशिया की फॉर्म में ही वो सर्वाइव करता है। तो उसे हनी ड्यू स्टेजेस पर ही उन्हीं इन्फेक्टेड प्लांट्स को हमें खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने हरकत के अंदर क्या समझा। सबसे पहले इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, शुगरी डिजीज बोलते हैं, सेंट एंथनी फायर इससे बिलोंग करता है ड्यू टू द एल्कलॉइड। उसके बाद सिम्टम से पहले हनीड्यू लाइक स्टेज आती है, बाद में स्क्लेरोशियल स्टेज आती है। उसके बाद प्राइमरी सर्वाइवल इसका स्क्लेरोशिया की फॉर्म में होता है, सेकेंडरी जो होता है स्प्रेड इसका कोनिडिया की फॉर्म में होता है। फर्टिलाइजेशन या फ्लावरिंग पीरियड जो होता है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद डिजीज का अटैक रहता है तब सिवियरिटी कम होती है, और सबसे सबसे क्रिटिकल स्टेज जो रहती है वो कौन सी रहती है इसके अंदर, फ्लावरिंग पीरियड की, जिसमें 12 रेनी डेज अगर फ्लावरिंग पीरियड के बीच में रहेंगे तो वहां पे सिवियरिटी मैक्सिमम रहती है। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो इसमें हमें डीप प्लॉइंग करनी है, हमें सीड्स को 10 to 20% सलाइन सोल्यूशन में सोक करके रखना है, मूव बीन के साथ इंटरक्रॉपिंग करनी है, और जो हनी ड्यू लाइक इन्फेक्टेड प्लांट्स होंगे उन्हें हमें बरी कर देना। ओके, ओके। सो नाउ लास्ट डिजीज ऑफ बाजरा इज द ग्रीन स्मट ऑफ बाजरा। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये थोड़ा नया रहता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद अच्छे से रखना है। तो इसका बेसिकली जो नाम था दैट वाज टॉलिपोस्पोरियम पेनिसिलरी। ग्रीन स्मट ऑफ बाजरा किसकी वजह से होता है, टॉलिपोस्पोरियम पेनिसिलरी। इसका न्यू नेम जो है दैट इज मोइजियोमाइसिस पेनिसिलरी। ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीन स्मट ऑफ बाजरा का जो न्यू नेम है पैथोजन का दैट इज मोइजियोमाइसिस पेनिसिलरी। ठीक है, अब इसमें स्मट है तो बाकी चीजें हमें बहुत सिंपल से आपको अच्छे से क्लियर ही है कि इसमें ओवरीज बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ब्लैक स्पोर मास। तो वो ब्लैकिश स्पोर मास होता है क्या है बेसिकली, वो टीलियोस्पोर्स होते हैं। तो इसके अंदर वो बेसिकली एक कंपैक्ट बॉल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं जिसमें स्पोर्स होते हैं। तो स्पोर्स एक बॉल बना के रहते हैं, उस सिंगल बॉल के अंदर 200 से लेकर 1400 तक के टीलियोस्पोर्स जो है वो हो सकते हैं। छोटी बॉल्स भी हो सकते हैं, बड़ी बॉल्स भी हो सकते हैं। तो टीलियोस्पोर्स आपस में टुगेदरली वो रह के और एक बॉल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये इतने ज्यादा टाइटली कंपैक्टली पैक्ड होते हैं कि इवन पानी के अंदर भी परसिस्टेंट रहती हैं बॉल्स, यानी कि पानी के अंदर डालने के बाद भी बॉल्स ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है कि ये टीलियोस्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके ये बनाते हैं प्रोमाइसिलियम, जो कि जनरली हम रस्ट और स्मट के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर जो फर्दर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं या जो स्पोरिडियास बनते हैं वो टीलियोस्पोर की जर्मिनेशन की वजह से बनते हैं। तो इसके अंदर होता है क्या है कि इसके अंदर भी जो टीलियोस्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट करके ये प्रोमाइसिलियम बनाते हैं। इस प्रोमाइसिलियम से आगे निकलते हैं स्पोरिडिया, इनसे बनते हैं स्पोरिडिया। अब ये स्पोरिडियाज जो होते हैं इनकी होती है मीटिंग, तो ये एन होते हैं बेसिकली, स्पोरिडियाज की होती है मीटिंग। मीटिंग होने के बाद यहाँ पर ये बनाते हैं डाइकैरियोटिक इन्फेक्शन हाइफे। तो मोस्टली डिजीजेस के अंदर अगर आप देखोगे, अगर आपको एक जनरल आइडिया लेना होता है तो उसके अंदर जनरली आप देखते हो कि जब भी इन्फेक्शन किया जाता है, वीट सीडलिंग्स के अंदर भी हमने देखा था, तो मेजरली डाइकैरियोटिक स्टेज जो होती है वो अफेक्ट करती है। जैसे हमने रस्ट में भी देखा, तो वीट के ऊपर कौन सी आ रही थी जब एशियोस्पोर्स अटैक कर रहे थे, तो डाइकैरियोटिक स्टेज। तो मैक्सिमम सब में आप ये देखोगे कि उसमें डाइकैरियोटिक स्टेज जो होती है वो इन्फेक्ट करती है क्रॉप को। अब इसमें भी क्या है कि पहले टीलियोस्पोर जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट होकर उन्होंने बनाया प्रोमाइसिलियम, प्रोमाइसिलियम कैसे बने, स्पोरिडिया। ये स्पोरिडियाज है, स्पोरिडियाज की आपस में मीटिंग हुई तो ये बने N+N, यानी कि डाइकैरियोटिक इन्फेक्शन हाइफे। ये डाइकैरियोटिक इन्फेक्शन हाइफे जो होते हैं ये जो एमर्जिंग स्टिग्मा है, स्टिग्मा के थ्रू ये एंटर करके वहां पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल बॉर्न भी होते हैं, ये एक्सटर्नली सील बॉर्न मतलब सीड बॉर्न भी होते हैं, बिकॉज ये ऐसा होता है कि जैसे थ्रेशिंग हुई तो थ्रेशिंग के टाइम पर ये बॉल्स जो होती हैं ये रप्चर हो जाती हैं। बॉल्स रप्चर होती हैं तो वहां पे टेलियोस्पोर निकलते हैं। ये टेलियोस्पोर जो होते हैं ये सीड के साथ उनकी सरफेस के ऊपर भी एक्सटर्नली अटैच रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल बॉर्न भी है, ये सीड बॉर्न भी है। अब प्राइमरी इसका स्प्रेड ये स्पोर बॉल्स के थ्रू या टेलियोस्पोर इनके थ्रू रहता है, सेकेंडरी जो होता है वो कोनिडिया के थ्रू रहता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, डीप सॉइंग, स्मटेड ईयर्स को रिमूव कर देना चाहिए, मूंग बीन के साथ इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए।
ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि डाइकैरियोटिक होता है, इन्फेक्शन हाइफे कंपैक्ट बॉल्स की फॉर्म में बनाती है, वाटर में भी ये परसिस्टेंट रहती है। और इसके पैथोजन का न्यू नेम क्या है? मोइजियोमाइसिस पेनिसिलियरी। पहले क्या था? टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलियरी। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं मेज यानी कि कॉर्न की डिजीजेस के बारे में। तो सबसे पहले मेज की एक बहुत मेजर डिजीज जो है दैट इज कॉर्न लीफ ब्लाइट। अब कॉर्न लीफ ब्लाइट में भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है नदन कॉर्न लीफ ब्लाइट, एक होती है सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट। अगर हम पहले सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट से पढ़ें तो आपने इस पर्टिकुलर डिजीज का नाम आपने जेनेटिक्स ब्रीडिंग के अंदर भी सुना होगा। ब्रीडिंग में जब आप साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का टॉपिक पढ़ते हैं तब उसके अंदर हम बात करते हैं सीएमएसटी के बारे में, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी टी, जो किसकी वजह से होती है? टेक्सास साइटोप्लाज्म की वजह से होती है। ठीक है, और जिनके अंदर ये होता है वो सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट के लिए काफी ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। अब ये सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट जो है ये किसकी वजह से होती है? हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस की वजह से होती है। सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट किसकी वजह से होती है? हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस की वजह से होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आप यहाँ सिम्टम्स देखो अगर पिक्चर के अंदर, तो यहाँ पे इनिशियली येलोइश कलर के राउंड टू ओवल कलर के पहले स्पॉट्स बनते हैं। धीरे धीरे ये स्पॉट्स जो हैं ये सर्कुलर से होते होते एलोंगेटेड हो जाते हैं। ठीक है, पहले तो राउंड राउंड होंगे और धीरे धीरे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रॉ कलर के थोड़े एलोंगेटेड इलिप्टिकल से स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। तो इसका सेंटर जो है वो पूरा स्ट्रॉ लाइक हो जाता है। ठीक है, और इसकी मार्जिन थोड़ी सी हमें कंपैरेटिवली डार्क दिखती है। अब इसके अंदर जो ये सेंटर वाले पार्ट है यहाँ पर इसके कोनिडिया और कोनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नदन कौन अगर लीफ ब्लाइट के सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके की किसकी वजह से होती है? ये होती है एक्सेरोहाइलम टर्सिकम की वजह से, इसलिए इसको टर्सिकम लीफ ब्लाइट भी बोला जाता है। ठीक है, किसकी वजह से होती है ये? एक्सेरोहाइलम टर्सिकम, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टर्सिकम लीफ ब्लाइट। ठीक है, एक्सेरोहाइलम टर्सिकम इसको कहते हैं टर्सिकम लीफ ब्लाइट। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसके अंदर ये जो फंगस होती है ये क्रॉप को बहुत यंग स्टेज के ऊपर अफेक्ट कर देती है। इसमें आपको हमें ओवल वाटर सोक्ड से स्पॉट्स जो है ये लीफ के ऊपर दिखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिगार शेप लीजन दिखते हैं। यहाँ पे आप देखो उसके अंदर किस तरीके से थे, यहाँ पे कई सारे से लॉन्गिटेड थे, इसमें इस तरीके से सिगार शेप, इस तरीके से लेजन वाटर सॉक लेजन जो है ये यहाँ पर दिखते हैं। तो सिगार शेप लेजन हमें मेज की कौन सी डिजीज के अंदर दिख रहे हैं? नदन कॉर्न लीफ ब्लाइट के अंदर। अब ये लेजन ऐसे इलेप्टिकल होते हैं, टैन कलर के होते हैं, तो एक डिस्टिंक्ट डार्क एरियाज बना लेते हैं। यहाँ पे देखो एकदम क्लियर कट डिफरेंशिएटेड एरियाज इनके दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले ये हमें लोअर लीव्स के ऊपर दिखते हैं, धीरे धीरे ये अपर लीव्स की तरफ मूव करते हैं एंड देन अल्टीमेटली ये ईयर शीथ पे चले जाते हैं। जब सीवियर कंडीशन होती है तो ये लीजन्स आपस में कंप्लीटली सारे मर्ज होकर पूरी लीफ जो है कि हमें ब्लाइटेंड दिखती है। ठीक है, तो टर्सिकम के केस में क्या होता है? इनिशियली वाटर सॉक लीजन बनते हैं, सिगार शेप के लीजन बनते हैं, एकदम अलग अलग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लीजन दिखेंगे। बहुत सीवियर केसेस के अंदर क्या होता है? ये मर्ज होके और पूरी कंप्लीट ब्लाइटिंग करते हैं। पहले हमें ये कहाँ दिखते हैं? लोअर लीव्स पे, बाद में ये कहाँ दिखते हैं? हमें अपर लीव्स के ऊपर दिखते हैं। ठीक है, चलिए अगर हमें इस डिजीज की करनी है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सॉइल एप्लीकेशन करनी होती है हमें, किसकी? सूडोमोनास फ्लोरेसेंस या ट्राइकोडर्मा विरिडी की। तो इसके अंदर ये सॉइल बोर्न हो गई, तो इसके लिए हमें सॉइल को ट्रीट करना होता है सूडोमोनास का यूज करके या ट्राइकोडर्मा का यूज करके, और एडिशन में हमें इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यानी एफआईएम ऐड करनी होती है इसमें। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर हम मेटल एक्सिल का स्प्रे कर सकते हैं या मैंगोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे अब अगर हमें डिजीज दिखती है तो उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें स्प्रे जो है वो कर देना चाहिए। ठीक है, 10 डेज इंटरवल के अंदर। चलिए, तो ये आपको यहाँ पे नदन कॉर्न लीफ ब्लाइट की डिजीज साइकिल यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे। तो ये फंगस जो है ये डिजीज लीफ यानी डेब्रिस या हस्क के ऊपर जो है वो सरवाइव करता है सॉइल सरफेस पे। उसके बाद जैसे लेट स्प्रिंग सीजन आता है इसके कोनिडिया प्रोड्यूस्ड होते हैं रेजिड्यू से, और वहां पे ये स्प्लैश के थ्रू या विंड के थ्रू ये जाके प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत जो नदन कोन हमने पढ़ा है कि वो बहुत अर्लियर स्टेजेस में जो है वो अफेक्ट कर देती है। उसके बाद फिर ये क्या करती है? ये स्पोर वहां से मूव करते हैं प्लांट के अंदर, इसके सिम्टम दिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्लाइटेड सिम्टम दिख रहे हैं आपको पूरे। तो टिपिकल सिगार शेप के जो लीजन्स है, ग्रे लीफ स्पोर जो है ये यहाँ पे दिखता है। फर्दर यहाँ से स्पोर्स जो है ये स्प्लैश होते हैं विंड के थ्रू, न्यू लीव्स के ऊपर ये मूव करते हैं एंड अल्टीमेटली मेच्योरिटी के टाइम पे ये दोबारा हस्क में या डेब्रिस में जाके ये सर्वाइव करने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है मेज की, दैट इज कॉमन स्मट ऑफ मेज। कॉमन स्मट किसकी वजह से होती है? ये होती है ड्यू टू दी अस्टिलैगोमेडिस। अब अस्टिलैगोमेडिस ये इसके अंदर ये हमें स्टॉक पे, लीव्स पे, ईयर पे, टेसल्स पे, यानी कि जितने भी मेजरली एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज जो होते हैं वहां पे ये डिजीज हमें ज्यादा दिखती है। कौन सी? मेज की जो कॉमन स्मट है ये हमें एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज के अंदर ज्यादा मिलती है। इसके अंदर गॉल्स बन जाते हैं, हमें पिक्चर में दिख रहे हैं, इसी गॉल्स का फॉर्मेशन होता है, स्वॉलन होते हैं, डिस्टॉर्टेड सी ग्रोथ होती है इसके अंदर। ठीक है, दैट आर फर्स्ट कवर्ड विद ग्लिस्टरिंग। इनिशियली एक व्हाइटिश मेम्ब्रेन से कवर, एक पतली सी मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, बाद में वो मेम्ब्रेन जैसी रप्चर होती है तो वहां से ये ब्लैक टीलियोस्पोर्स वगैरह जो है ये वहां से स्प्रेड हो जाता है। तो बेसिकली जैसा हम नॉर्मल स्मट के केस में पढ़ते हैं, जनरली चीजें वैसी होती है, तो इसमें बेसिकली गॉल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अस्टिलैगोमेडिस है और गोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज के अंदर ज्यादा डिजीज दिखती है, वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनिशियली एक मेम्ब्रेन होती है, बाद में वो रप्चर हो जाती है और वहां से ये ब्लैक पाउडरी मास जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट आती है एक मीज मोजेक, यानी कि वायरल डिजीज आती है। तो इसके अंदर मीज मोजेक में क्या होता है? मोजेक पैटर्न, यानी कि आपको ग्रीनिश येलोइश पैटर्न जो है यहाँ पे दिखता है। तो क्लोरेटिक स्पॉट्स हमें इसके अंदर दिखेंगे। तो इनिशियली वो छोटे छोटे जो स्पॉट्स होते हैं धीरे धीरे वो स्ट्राइप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि मेज मोजेक के अंदर क्या बन रहा है? स्पॉट से बाद में वो स्ट्राइप फॉर्म में दिख रहे हैं हमें। अब ये जो क्लोरेटिक स्ट्राइप्स है ये हमें शीट के ऊपर दिखेंगी, लीफ के ऊपर, हस्क के ऊपर हमें दिखती है। उसके बाद यहाँ पे हमें कहते हैं सीवियर रोजेटिंग सिम्टम्स जो है यहाँ पे दिखते हैं। तो पहले क्या बनी? क्लोरेटिक स्ट्राइप्स बनी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रोजेटिंग ऑब्जर्व हुई। अब इसके अंदर क्या होता है कि साइज ऑफ द स्टॉक, लीफ, ब्लेड एंड टेसल टेंड टू बी नॉर्मल इन द लेट इन्फेक्शन। अगर लेट इन्फेक्शन होता है तो लीफ, ब्लेड, टेसल इनके साइज पर मॉर्फोलॉजिकली आपको कोई फर्क नहीं दिखता है। अब इंपॉर्टेंट चीज वायरल डिजीज में क्या होती है कि कौन सी फैमिली से या कौन से जेनेरा से बिलोंग करता है ये? तो ये जो बिलोंग करता है ये बिलोंग करता है पॉटी वायरस से, पोटैटो वायरस वाई से बिलोंग करता है। ठीक है, फ्लेक्शियस वायरस होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ये। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनके अंदर प्रेजेंट होता है और लीफ होपर की वजह से ये वहां से ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है? पेरिग्रीमस मेडिस। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़ी? मीज मोजेक के अंदर सिम्टम्स क्या दिखते हैं? क्लोरोटिक स्ट्राइप दिखती है और रोजेटिंग दिखती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर लेट इन्फेक्शन होता है तो हमें किसी भी तरीके की मॉर्फोलॉजिकल साइज में वेरिएशंस वहां पर नहीं दिखता है। टेसल के साइज में, लीफ, प्लेट, स्टॉक हमें नॉर्मल अपीयर होती है। इंपॉर्टेंट चीज है किससे बिलोंग करता है? पॉटी वायरस से बिलोंग करता है, फ्लेक्शियस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है और लीफ होपर से क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। इस लीफ होपर का नाम क्या है? पेरिग्रिमस मेडिस। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट होती है मेज रस्ट। मेज रस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं किसकी वजह से होती है? पक्सीनिया सॉर्गाई की वजह से होती है। मेज रस्ट किसकी वजह से हो रही है? पक्सीनिया सॉर्गाई। अब इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? सिनेमन से, दालचीनी का रंग जो होता है, ठीक है, सिनेमन ब्राउन कलर के पाउडरी पुस्ट्यूल्स दिखते हैं और बहुत स्कैटर्ड होते हैं। जैसे ऊपर पहली पिक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे पुस्ट्यूल्स बहुत स्कैटर्ड हैं लीफ के ऊपर। तो ये अपर सरफेस में भी मिलते हैं, लोअर सरफेस में भी मिलते हैं, दोनों लीफ सरफेस के ऊपर स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर पुस्ट्यूल्स हमें दिखते हैं। जैसे जैसे प्लांट मेच्योर होता है ये पुस्ट्यूल्स हमें पता है क्योंकि हम रस्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनिशियली जो भी इनका कलर हो अल्टीमेटली टीलियोस्पोर्स बनते हैं तो इनका कलर ब्लैकिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनिशियली ये सिनेमन ब्राउन कलर के होते हैं, मेच्योरिटी के टाइम पे ये टीलियोस्पोर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे? ब्राउन, सिनेमन ब्राउन, ये हो गए इसके यूरिडियोस्पोर्स। और अल्टीमेटली मेच्योरिटी के टाइम पे ये यूरिडियोस्पोर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? टीलियोस्पोर में, ब्राउन टू ब्लैक। ठीक है, अब ये जो यूरिडियोस्पोर्स होता है, अब यहाँ पिक्चर में देखिए यूरिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं? ग्लोबोज होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, फाइनली इकाइनुलेटेड होते हैं, जो इसके बाहर आपको ये सरफेस दिखती है, ये इकाइनुलेशंस प्रेजेंट होती है इसके अंदर। सिंगल सेल्ड है, ग्लोबोज है, इकाइनुलेटेड है, 4 जर्म पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। टीलियोस्पोर्स कैसे होता है? टीलियोस्पोर ब्राउनिश ब्लैक कलर के हैं, ऑब्लोंग टू एलिप्सॉइड शेप के हैं, फ्लैटेंड एट द अपेक्स, इस तरीके से 2 सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड यूरिडियोस्पोर, 2 सेल्ड टीलियोस्पोर्स होते हैं। इसमें काइनुलेशंस प्रेजेंट है, इसके अंदर आपको जनरली बाई सेल्ड स्पिंडल शेप सी फ्लैटेंड ऐसे ओवल स्ट्रक्चर दिखती है हमें। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर हम डिजीज साइकिल की बात करते हैं तो मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं इसके अंदर यूरिडियोस्पोर्स जो है ये इसके सर्वाइव कर जाते हैं अल्टरनेट होस्ट के अंदर, या सेक्सुअल स्पोर्स, टीलियोस्पोर्स भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अल्टरनेट होस्ट कौन से होते हैं? ओक्सैलिस कॉर्निक्यूलेटा, यूकेलिनिया मैक्सिकाना।
ऑक्सैलिस कॉर्निकुलेटा, यूकेलिना मैक्सिकाना। अब इसके अंदर आपको रस्ट के अंदर कंट्री की ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें उसके मेजरली जो भी अल्टरनेट होस्ट है उसे हमें रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर वैसे मैंकोजेब का या हम कह सकते हैं प्रोपिकोनाजोल या टेबिकोनाजोल का हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आती है बैक्टीरियल स्टॉक रोट। अब इसमें जो स्टॉक रोट होती है वो हमारे पास एक रोटिंग जो रहती है वो बैक्टीरिया की वजह से भी रहती है, एक होती है चारकोल रोट जो फंजाई की वजह से होती है। बैक्टीरियल स्टॉक रोट जो है ये किसकी वजह से, इर्विनिया डिसॉल्वेंस जिसे डिकिया जिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब डिकिया जिया बोला जाता है इसे। तो इस अर्वीनिया या डिकिया की वजह से ये बैक्टीरियल स्टॉक रोट होती है। इसके सिम्टम्स हमें जनरली सोइंग के 40 टू 60 डेज के बाद जो हमें इसके दिखते हैं। दो तरीके की होती है, एक होता है बेसल रोट, एक होता है टॉप रोटिंग। बेसल रोटिंग में क्या दिखता है हमें कि वाटर सॉफ्ट अपीयरेंस दिखती है बेस पे, वहां से बहुत बैड बहुत फाउल जो है वो स्मेल आती है। इसका स्टॉक जो एक सॉफ्टिश, जैसे हम कहते हैं कि रोटिंग किस तरीके से होते हैं, तो वाटर सॉक बहुत ऐसे वाटर सोकी सा जो अपीयरेंस दिखती है वो आती है। और इंटरनली कंप्लीटली डिसकलर्ड हो जाती है। तो वाटर सॉफ्ट होता है, एक सॉफ्ट मास के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है स्टॉक, बहुत बैड स्मेल आती है और इंटरनली कंप्लीटली डिसकलरेशन हो जाती है। अगर हम बात करते हैं टॉप रोट की, तो यहाँ पे एक फर्मेंटिंग ऑर्डर आता है। बेसल रोट में फाउल स्मेल होती है, टॉप रोट के अंदर एक स्वीट फर्मेंटिंग ऑर्डर आता है। और थोड़े टाइम के बाद वो ऊपर से टॉपर डाउन हो जाते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको ऐसे ऊपर से, ये देखिए यहाँ पे टॉपल डाउन हो जाती है, कंप्लीटली से गिर जाती है। तो क्लस्टर ऑफ लीव्स को आप इजीली वहां से पुल आउट कर सकते हैं, ठीक है। डिजीज साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो बोरर्स का बहुत मेजर रोल होता है इसके अंदर, मेज बोरर का इस डिजीज को इनिशिएट करने में। सॉइल बॉर्न है, अपनी कोई भी वुंड या इंजरी के थ्रू होस्ट सरफेस में पैथोजन एंट्री करता है। ऑर्गेनिज्म ये जो है ये सेप्रोफिटिकली डेब्रिस पे सरवाइव कर सकता है, ठीक है। दूसरी होती है चारकोल रोट। चारकोल रोट किसकी वजह से होती है, मैक्रोफोमीना फेजियोलिना। इसका पैथोजन होता है राइजोक्टोनिया बटाटिकोला, मैक्रोफोमीना फेजियोलिना या राइजोक्टोनिया बटाटिकोला। इसके अंदर हमें चारकोल रोट में सिम्टम्स क्या दिखते हैं, रोटिंग तो होंगी, ठीक है। इसके अलावा हमें विल्टिंग के सिम्टम्स होते हैं। इसके अंदर जो स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर हमें क्या दिखते हैं, ग्रेइश कलर की स्ट्रीक्स बनती हैं। तो स्टॉक में क्या दिखता है, ग्रेइश स्ट्रीक्स बनती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पित्त है वो कंप्लीटली खत्म होने लग जाती है, तो पित्त बिल्कुल श्रेडेड हो जाती है। और अंदर क्या बनते हैं, स्क्लेरोशिया बनता है। राइजोक्टोनिया आ गया, किसका फॉर्मेशन करेगा, ये स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन करेगा। इसके वेस्कुलर बंडल्स पे जब हम स्प्लिट करके देखते हैं तो वहां पे स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रूट बार्क भी जो होती है इसमें कंप्लीटली शेड हो जाती है। इसका रूट का जो कंप्लीटली रूट सिस्टम होता है वो कंप्लीटली खत्म कर देता है, रॉट कर देता है। क्राउन रीजन पूरा डार्क हो जाता है, रूट बार्क पूरी खत्म हो जाती है, रूट सिस्टम पूरा खराब कर देता है ये, ठीक है। इसका जो पैथोजन होता है ये कहाँ, नंबर ऑफ स्क्लेरोशिया बनाता है जो इसका प्राइमरी सर्वाइवल स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा ये कौन सी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं स्टॉक पे, ये बनाते हैं पिक्नीडिया, ठीक है। इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है, हाई टेम्परेचर, लो मॉइस्चर। मैक्रोफोमिना के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर एंड लो सॉइल मॉइस्चर, यानी कि ड्रॉट कंडीशन। क्योंकि जनरली हम क्या पढ़ते हैं, हमेशा मॉइस्चर हाई पढ़ते हैं, लेकिन चारकोल रोड के अंदर क्या है, हाई टेम्परेचर एंड लो सॉइल मॉइस्चर। डिजीज साइकिल की अगर आप बात करोगे तो स्क्लेरोशिया की फॉर्म में सर्वाइव करती है। फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन से होता है, दे आर जनरली सेप्रोफिटिक, लेकिन जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई लिविंग होस्ट में, देन दे मूव टू द पैरासिटिक मोड। तो ये स्क्लेरोशिया की फॉर्म में ये सर्वाइव करता है और बाद में होस्ट को अपनी ससेप्टेबल उसकी ग्रोथ स्टेज पे अटैक कर देता है, रूट के थ्रू अटैक करता है। तभी हमने यहाँ देखा ना कि ये मेजरली किसको अफेक्ट कर रहा है, रूट रीजन्स को अफेक्ट कर रहा है। रूट बार्क जो है वो पूरी श्रेड हो रही है, ठीक है। तो रूट के थ्रू अटैक करता है, देन अपर पार्ट यानी स्टेम की तरफ मूव करता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें लॉन्ग क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जब ईयर हेड इमरजेंस होते हैं उस टाइम पे बहुत मतलब उस टाइम पे लगातार इसे मेच्योरिटी तक वाटर देना चाहिए पूरा, ठीक है। कार्बेंडाजिम या कैप्टान से सीड्स को ट्रीट करना चाहिए और टॉलरेंट वेराइटीज को ग्रो करना चाहिए। अब एक बार हम दोनों तरीके की रोट को रिवाइज करते हैं। बैक्टीरियल स्टॉक रोट किसकी वजह से थी, एर्विनिया डिसॉल्वेंस, जिसका नाम है डिकिया जिया। ये सिम्टम्स जो है बैक्टीरियल के हमें 40 टू 60 डेज आफ्टर सोइंग में मिलते हैं। दो तरीके की रोट होती है, एक होती है बेसल रोट, एक होती है टॉप रोट। दोनों में फर्क क्या है, बेसल के अंदर क्या रहेगा, वाटर सॉफ्ट अपीयरेंस रहती है, इसमें आती है फाउल स्मेल,
ठीक है, इंटरनल डिस्कलरेशन हो जाती है। टॉप रोट में क्या होता है, एक स्वीट फर्मेंटिंग ऑर्डर आता है जिसके से वो ऊपर पार्ट के उसके बाद क्या होता है, टॉपल डाउन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और लीफ के क्लस्टर को कंप्लीटली एकदम से इजीली हम पुल आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब डिजीज साइकिल के अंदर बोरर्स का इसमें मेन रोल रहता है बैक्टीरियल स्टॉक रोट में, तो बैक्टीरिया में बोरर का मेन रोल रहता है। उसके अलावा सॉइल बॉर्न है, बैक्टीरिया में पता है वुंड इंजरी के थ्रू ये एंटर करता है, सेप्रोफिटिकली ये डेब्रिस पे सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, चारकोल में हमने क्या पढ़ा, किसकी वजह से होता है, मैक्रोफोमिना फेजियोलिना या राइजोक्टोनिया बटाटिकुला की वजह से। राइजोक्टोनिया आते में एक चीज क्लियर है कि इसमें स्क्लेरोशिया बन रहा है। मेजरली इसके अंदर हमें आपको ग्रीन कलर, ग्रेइश कलर की स्ट्रीक्स दिखती हैं। पिथ अंदर से कंप्लीटली श्रेड हो जाती है। मेनली किस पार्ट पे अटैक हो रहा है, रूट पे दिख रहा है कि इसका रूट जो बार्क है वो पूरा खत्म हो रहा है, रूट सिस्टम पूरा अफेक्ट हो रहा है इसके अंदर। तो ये स्क्लेरोशिया की फॉर्म में सर्वाइव करता है। पिकनीडिया एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी ये बनाता है। इसमें एक डिफरेंट आपको फेवरेबल कंडीशन दिख रही है कि इसे टेम्परेचर हाई चाहिए लेकिन मॉइस्चर कम चाहिए। इसीलिए हम इसकी मैनेजमेंट के अंदर जब हम करते हैं इसको, क्योंकि इसको ड्रॉट, इसको ड्राई कंडीशन चाहिए, इसीलिए हम जब इसकी वो पीक स्टेज आती है, फ्लावरिंग स्टेज जब आ जाती है, तब हम इसको इरिगेशन देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इसको इसको इरिगेशन नहीं चाहिए, इसको ड्रॉट चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। तो स्क्लेरोशिया हो गया, फैकल्टेटिव पैरासाइट हो गया। हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ईयर हेड इमरजेंसी मेच्योरिटी तक इसको पानी देते हैं, क्योंकि उस टाइम ये सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ओके, नाउ लास्ट डिजीज फॉर टुडे। तो इससे पहले अगर मैं बता दूं कि अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन, ये पीडीएफ फॉर्मेट में जितना भी कंटेंट है ये आपको चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल लिंक को फिल कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी फिल कर दिया देन कोई इशू नहीं है, ये आपको उसमें ऐड ऑन होके मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं किया या जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी, वो पहली बार दिख रहे हैं, तो आप प्लीज जाके गूगल लिंक को फिल कीजिए। तो आपको ये कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा, आप अच्छे से इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको प्लांट साइंस के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये पीक टाइम है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने हैं, तो आपको मोर देन 150 मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल होंगे एग्रीडिक्ट पे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये इसमें आपको ये जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, दीज आर जस्ट फॉर 599। लेकिन अगर आप मॉक बूस्ट कूपन कोड लगाते हैं तो आपको ये सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको जस्ट मिलेंगे 499 के अंदर। तो जाइए और टेस्ट दीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, बस ये लास्ट डिजीज पड़ जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट डिजीज, दैट इज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज। तो यहाँ पर बेसिकली हम 4 तरीके के डाउनी मिल्ड्यूज देख रहे हैं। पहला है ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू। ब्राउन स्ट्राइप किसकी वजह से होता है, स्क्लेरोप्थोरा रेजी वेराइटी जिया। स्क्लेरोप्थोरा रेजी वेराइटी जिया। क्रेजी टॉप नाम में दिख रहा है, सिर्फ फुल स्पाइक्स एंड ऑल खड़े कर रखे हैं। क्रेजी टॉप क्या है, स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा। स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा की वजह से है। शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू, इसका नाम शुगर केन इसीलिए दे देते हैं। अब बेसिकली ये जो आपका डाउनी मिल्ड्यू है ये सोरगम डाउनी मिल्ड्यू है। तो इन्हें यह नाम इसलिए दिया होता है बिकॉज ये सबसे पहले आइडेंटिफाई उस पर्टिकुलर क्रॉप में हुए हैं, तो इसीलिए उनको नाम उस क्रॉप के हिसाब से दे दिया। तो शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू का नाम है पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सेकेराई और सोरगम का है पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगाई। ठीक है, तो ब्राउन स्ट्राइप स्क्लेरोप्थोरा रेजी वेराइटी जिया, क्रेजी टॉप स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा, शुगर केन का पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सेकेराई और सोरगम का पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगाई। चलिए, अगर हम बात करते हैं सोरगम डाउनी मिल्ड्यू की, कुछ चीजें तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीजें आप ध्यान रखना कि डाउनी मिल्ड्यू की जनरल चीजें हमें पता है कि ठीक है, क्लोरोसिस होगा, डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो सोरगम वाला डाउनी मिल्ड्यू है, इसके अंदर आपको लीव्स थोड़ी सी पतली दिखेंगी, नैरोअर होंगी और इरेक्ट लीव्स होंगी। ठीक है, तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सोरगम में क्या ध्यान रखना है हमें, नैरोअर लीव्स है और इरेक्ट लीव्स है। आपको इन्फेक्शन के 4 वीक्स के बाद जो प्लांट है उसकी वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, अगर वो जल्दी स्टेज पर इन्फेक्ट हो गया तो वो 4 वीक्स के अंदर अंदर ये प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसके अंदर, हाफ लीफ सिम्टम, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोसिस होता है वो आपको आधे पत्ते पे दिखता है, सब में नहीं दिखता, कंप्लीट लीफ में क्लोरोसिस नहीं आता है, हाफ लीफ में आता है, इसलिए इसे हाफ लीफ सिम्टम बोला जाता है। तो हाफ लीफ पे क्लोरोसिस हमें किस डिजीज के अंदर दिखता है, हमें ये दिखता है सोरगम डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज। मेज के अंदर सोरगम डाउनी मिल्ड्यू में हमें हाफ लीफ क्लोरोसिस दिखती है। अर्ली स्टेज के इन्फेक्शन में 4 हफ्ते में प्लांट की डेथ हो जाती है। वाइट डाउनी ग्रोथ हमें दिखते दिखते इसमें इसमें कॉब्स जो है वो या तो नहीं बनेंगे या पार्शली फिल्ड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू, दैट इज ड्यू टू स्टेरोप्थोरा रेजी वेराइटी जिया। इसमें क्या होता है, हमें ब्राउनिश स्ट्राइप्स मिल रहा है लेकिन आपको वेन्स रीजन में मिल रहा है, तो दे आर डीलिमिटेड बाय दी वेन्स। जिसमें क्लोरोसिस येलोइश स्ट्राइप जो दिखती है वो में वेन्स तक लिमिट होते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, धीरे धीरे इसका कलर जो है वो डार्क होने लग जाता है।
अच्छा, रेडिश टू पर्पल तक हो जाता है। फिर इसमें अलग इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर डाउनी व्हाइटिश टू वूली ग्रोथ दिखती है। थोड़ी काफी वूली वूली और मतलब काफी उभरी हुई ग्रोथ जो है डाउनी मिल्ड्यू के वो में विजिबल होती है। अच्छा, ब्राउन स्ट्राइप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर फ्लोरल या वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो मालफॉर्म्ड नहीं होते हैं। इसमें लीव्स जो है वो श्रेड भी नहीं होते। ठीक है, ड्राई होके वो नीचे श्रेड नहीं हो जाती हैं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ब्राउन स्ट्राइप्स बनती हैं, वेन्स तक लिमिट रहती है, धीरे धीरे इनका कलर डार्क हो जाता है, व्हाइटिश वूली डाउनी माइसीलियम ग्रोथ दिखती है, फ्लोरल और वेजिटेटिव पार्ट्स मालफॉर्म्ड नहीं होते हैं और लीव्स शेड नहीं होते हैं। शुगर केन में बेसिकली आपको देखना है कि लीफ श्रेडिंग आपको शुगर केन डाउनी मीडियम में दिखती है। ओके, और यहाँ पे आपको थोड़े पेल येलो व्हाइटिश स्ट्राइप्स दिखते हैं जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, क्रेजी टॉप में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि ऊपर फ्लोरल पार्ट्स को काफी छोटी 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 लीव्स बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो एक फाइलॉडी की तरह अपीयरेंस दिखती है हमें इसके अंदर। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो क्लियरली इसकी आइडेंटिफिकेशन रहती है। तो इसकी लीव्स थोड़ी सी लेदरी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। ऊपर आपको टिलरिंग, बहुत एक्सेस टिलरिंग होती है, लीव्स जो है वो थोड़ी मुड़ी हुई दिखती है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी ट्विस्टेड लीव्स दिखती हैं। फ्लोरल पार्ट छोटे छोटे लीव्स, एक बंची अपीयरेंस दिखती है हमें, इसलिए इसको क्रेजी टॉप कहते हैं कि ऊपर से बहुत ये क्रेजी सी अपीयरेंस, बहुत बंची ट्विस्टिंग अपीयरेंस दिखती है। ठीक है, अगर हम इस डाउनी मिल्ड्यू पैथोजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि इंटरसेलुलर है, ऑब्लिगेट है, सिस्टेमिक है, नॉन सेप्टेट है। ठीक है, इसके अंदर डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है। ओके, और ऊ स्पोर्स इसके सेक्सुअल स्पोर्स है, स्पोरेंजियोस्पोर इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ये सॉइल बॉर्न भी है, ये सीड बॉर्न भी है, सेकेंडरी स्प्रेड इसका स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है डिजीजेस ऑफ पर्ल मिलेट एंड मीज। अब यहाँ पे अगर आप चाहिए तो ये आपकी मैंने सहूलियत के लिए, आपकी हेल्प के लिए इसके अंदर ऐड किया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए ऊस्पोर में सर्वाइव कर रहा है। उसके बाद ये ऊस्पोर जर्मिनेट करके सीडलिंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, और फर्दर इसका स्पोरेंजिया का फॉर्म होता है इन्फेक्टेड लीव्स के ऊपर। सिम्टम्स दिखते हैं, ये स्पोरेंजिया वहां से जर्मिनेट करके आगे जू स्पोर्स बनाता है और उनसे सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। और फिर बाद में जब मेच्योरिटी का टाइम आता है तो वे दोबारा ऊ स्पोर बना के और ऑफ सीजन के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, ओके। So questions for today is, first is the anamorphic stage for the causal organism of charcoal rot of maize is, and second maize mosaic disease का वेक्टर कौन सा होता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो हैं ये आप चैट बॉक्स में बताइए एंड गिव योर फीडबैक। आपको कैसा लगा ये सेशन, आपको ये हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ चेंजेस अगर आपको चाहिए इसके अंदर। एंड अगेन अ रिमाइंडर, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो गूगल लिंक को जरूर फिल कर दीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। एंड मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। ओके, सी यू इन द डे 4 सेशन। टिल देन अच्छे से रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।